हेलो दोस्तों, आप सभी का एमआर बेस्ट एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। यानी इसके पहले हम एक माह पहले वर्ण संधि यानी संधि का पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसमें स्वर संधि के 5 भेदों का वर्णन मैं सही तरीके से किया हूँ। ठीक है, तो स्वर संधि के बाद आज हमारा बारी आता है व्यंजन संधि का। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो व्यंजन संधि को देखने से पहले आप इसके पहले वाले वीडियो को देख ले, तो ये वीडियो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि सब टॉपिक एक दूसरे से लिंक रहता है। तो इससे पहले हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होता है, एक दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी। यानी इन 5 के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसको पढ़ने से पहले हमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में भी कुछ जानकारी होना चाहिए। ठीक है ना, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में भी कुछ जानकारी होना चाहिए। थोड़ा चमक नहीं न रहा है, चलिए थोड़ा धूप है, धूप का प्रभाव है, किसी तरह मैनेज करते हैं। तो स्वर और व्यंजन वर्ण के बारे में हम लोगों को कुछ जानना पड़ेगा। मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। ध्यान से देखिए, स्वर वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः होता था उसे स्वर वर्ण कहते हैं। संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 होता है, जिसमें अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, हिरी, लिरी, ए, अय, ओ, औ। यानी स्वर वर्णों की संख्या यही है आपका संस्कृत व्याकरण में। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी स्वर वर्ण की संख्या 13। ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है। व्यंजन वर्ण के बारे में भी हम पढ़ चुके थे कि जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है। यानी ई नहीं रहेगा तो हेकर कौनो उम्मीद नहीं किया जा सकता है। यानी व्यंजन वर्ण बनता है स्वर वर्ण की सहायता से। तो अब बताते हैं कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कौन कौन होता है देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का मतलब होता है क का परिवार, यानी क ख ग घ अंग। च वर्ग का मतलब है च का परिवार, च छ झ। तो ये इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 5। गिनिए कौगो हुआ, 5 10 15 20 25, यानी 25। इसको हम बोलते हैं अस्पर्श व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अस्पर्श व्यंजन वर्ण। अस्पर्श व्यंजन वर्ण का मतलब क्या कि ये व्यंजन वर्ण तो है, लेकिन किसी को उच्चारण करने में कंठ की सहायता ली जाएगी, किसी का उच्चारण करने में मुंह की सहायता ली जाएगी। जैसे क वर्ग है तो क ख ग घ अंग जो है ये कंठ से एकर उच्चारण होता है, तो इसे कंठ्य वर्ण कहते हैं। च छ ज झ का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए इसे तालव्य वर्ण कहते हैं। ट ठ ड ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। त थ द ध का उच्चारण स्थान दांत से होता है, इसलिए इसे दंत्य वर्ण कहते हैं। प फ ब भ का उच्चारण स्थान होठ से होता है, इसलिए इसे ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। इसलिए किसी न किसी के उच्चारण करने में कुछ न कुछ स्पर्श हो रहा है, इसलिए हम इसे अस्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। यदि ये हमको पता नहीं है तो फिर हमको संधि पढ़ने से कोई मतलब नहीं होगा। तो देखिए, तो क वर्ग यानी इस तरह से ये हो गया हमारा कितना? 33। ठीक है, तो 33 और 13 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 33 में 13 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 46। और संस्कृत वर्णमाला होता है 50।
संस्कृत में कितने वर्णमाला होते हैं? 50। कितना घट रहा है? 4। तो 4 गो जो होता है उसको हम बोलते हैं अयोगवा। क्या बोलते हैं उसे हम? अयोगवा। अयोगवा। अयोगवाह की संख्या 4 होता है, जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें आपका अनुस्वार आता है, विसर्ग आता है, ये अनुस्वार, जैसे हम लिख दिए संसार, तो क्या है ये वाला जो देख रहे हैं इसी को हम अनुस्वार बोलते हैं। फिर ये विसर्ग, यानी इसके बाद वाला हम नहीं देखते हैं अंग अ, तो हई वाला जो आप देख रहे हैं ये अनुस्वार है, हई वाला जो आप देख रहे हैं इसको हम विसर्ग बोलते हैं। तो एक अनुस्वार हो गया और एक विसर्ग हो गया, और एक होता है जिह्वा मूल्य। एक होता है, क्या होता है? एक जिह्वा मूल्य होता है। तो जिह्वा मूल्य आ एगो उपधामानिया होता है। जिह्वा मूल्य यानी क के पहले ये अगर इस तरह का सिंबल दिखाई देगा तो इसी को हम जिह्वा मूल्य बोलते हैं। एक उपधामानिया होता है, उपधामानिया। उपधामानिया क्या होता है? प के पहले ऐसा आपको दिखाई देगा, यानी क के पहले रहता है तो जिह्वा मूल्य हो जाता है, और प के पहले रहता है तो उपधामानिया हो जाता है। तो इस तरह से 1 2 3 और 1 4 और 46 4 कितना होता है? 50। ठीक है ना? चलिए, तो ये हमारा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कवर्ग के बारे में आप जान चुके। चवर्ग, टवर्ग, यानी वर्ग क्या होता है? वर्ग में ही वर्ण आता है। इस बात पर इसको हम समझने से पहले ये जरूर हमको जान लेना चाहिए। देखिए, अब यहीं वर्ग कहेगा और कहीं वर्ण कहेगा, दो गो बात आपको बार बार देखने को मिलेगा, एक वर्ग और एक वर्ण। कोई भी हम नियम पढ़ेंगे, व्यंजन संधि का परिभाषा पढ़ें या व्यंजन संधि का कौनो नियम पढ़ें, तो उस नियम में बार बार आपको मिलेगा वर्ग और वर्ण। तो वर्ग का मतलब आएगा तो आप समझ जाइएगा, या तो कवर की बातें हो रही है और नहीं तो चवर की बातें हो रही है, नहीं तो टवर्ग की, नहीं तो तवर की, नहीं तो पवर की, इसलिए ये वर्ग कहेगा। वर्ण कहेगा तो उसमें लिखेगा किसी वर्ग का तृतीय वर्ण, किसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण, किसी वर्ग का पंचम वर्ण, किसी वर्ग का तृतीय वर्ण और किसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण। तो जैसे मान लीजिए ये कवर्ग है आपका, तो कवर्ग में हम चलेंगे तो कवर्ग में क ख ग घ अंग कह देगा कवर्ग का तृतीय वर्ण। कवर्ग का तृतीय वर्ण, तो कवर्ग का तृतीय वर्ण का मतलब तीसरा का, तृतीय वर्ण का मतलब क्या है? तीसरा का, तो यही होगा कवर्ग का तृतीय वर्ण। किसी वर्ग का तृतीय वर्ण तो यही है आपका तृतीय वर्ण। चतुर्थ वर्ण कहेगा तो ये चौथा, प्रथम वर्ण कहेगा तो ये, और द्वितीय वर्ण कहेगा तो ये, और पंचम वर्ण कहेगा तो ये। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप वर्ग और वर्ण समझ गए होंगे, और मोटा मोटी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में भी आप समझ गए होंगे। और इससे भी ज़्यादा बेहतर ढंग से यदि समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जो वर्ण है उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है? ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि का परिभाषा क्या होता है, तो सबसे पहले व्यंजन संधि के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। व्यंजन संधि कहता है कि स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होगा, यानी जो विकार होगा, उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कह रहा है, देखिए यहाँ परिभाषा हम लिखे हैं कि स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण, यानी स्वर वर्ण भी हो सकता है, व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। तो स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण, हाँ इस चीज पर ध्यान देना है, व्यंजन वर्ण में परिवर्तन, परिवर्तन का विकार, कहीं कहीं विकार मिलेगा तो विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है या जो विकार होता है उसी को हम बोलते हैं व्यंजन संधि। यानी वही संधि क्या होता है, वही व्यंजन संधि है, यानी उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो स्वर या व्यंजन दोनों रहेगा। जैसे स्वर संधि में पढ़े थे तो केवल स्वर का स्वर के साथ संधि होता था,
जैसे देवालय का यदि हम संधि विच्छेद करते तो देव प्लस आलय, तो देखिए तो देव व अ है और यहाँ आ है, तो अ भी स्वर आ भी स्वर। सूर्योदय का यदि हम संधि विच्छेद करें तो सूर्य धन उदय, तो सूर्य धन उदय में भी हम क्या देख रहे हैं, सूर्य अ और उ, तो अ प्लस उ मिलके होता है ओ, तो ये भी स्वर ये भी स्वर। स्वर संधि में केवल स्वर के साथ देखे थे, जिस किसी में अ प्लस ई मिल के ओ होता था, ए होता था, अ प्लस उ मिल के ओ होता था, अ प्लस री मिल के और होता था, अ प्लस अ मिल के आ होता था। यानी स्वर का स्वर के साथ जो होता है वो स्वर संधि होता है। लेकिन व्यंजन संधि में क्या है, तो व्यंजन संधि में आपको है कि स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन में विकार होगा। किस में विकार होगा, व्यंजन में। उसी को हम बोलते हैं क्या, व्यंजन संधि। जैसे एक उदाहरण देखिए, यथा माने जैसे, जैसे हम लिख दे कि दिक धन अंबर बराबर होता है दिगंबर। हम जानेंगे ये कैसे होता है, दिक धन अंबर बराबर होता है दिगंबरा। तो देखिए इस पर आप ध्यान देंगे तो व्यंजन संधि का पहचानने का सबसे आसान तरीका है, प्लस के इधर यदि हलंत रहता है तो ये व्यंजन संधि का पहचान होता है। स्वर संधि में जितना हम पढ़े हैं, सूर्यधन उदय सूर्योदय, एक बाद पौधन अक बराबर पावक। तो देखिए एकरा इधर हलंत नहीं है, यदि यहीं पर यहाँ विसर्ग रहता तो समझिए कि विसर्ग संधि का पहचान है। और यहीं पर यदि हलंत रहता, जैसे यहाँ हलंत दिखाई दे रहा है, तो ये व्यंजन संधि है। अगर यह प्लस के इधर बस स्वर व्यंजन विसर्ग में अंतर करना है तो ध्यान देना है कि जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बीच वाला जो प्लस होगा, एकरा पहले यदि विसर्ग रहता है तो समझिए कि विसर्ग संधि, एकरा पहले यदि हलंत रहता है तो समझिए व्यंजन संधि, और यदि दोनों नहीं है तो समझिए स्वर संधि। तो हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि कह रहा है कि स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं व्यंजन संधि। तो देखिए यहाँ व्यंजन में क्या विकार हुआ है, देखिए यहाँ दी क आधा क है, जहां हलंत लगता है उसको समझना है आधा क, दिक। तो दिक धन अंबर, तो ये देखिए क किस चीज में बदल गया है, यहाँ ग में बदल गया है। तो क्या परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, किस में परिवर्तन हुआ, व्यंजन वर्ण में परिवर्तन हुआ। ये व्यंजन वर्ण का विकार हो गया, यानी परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया, ग में परिवर्तित हो गया। ठीक है ना। ये कैसे क ग बन गया, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये व्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे तब हमको ये कुछ समझ में आएगा। तो इसी को हम बोलेंगे व्यंजन संधि। तो हमारे कहने का मतलब कि व्यंजन वर्ण में परिवर्तन होता है, तो व्यंजन वर्ण में परिवर्तन हुआ है ना, क आधा क में अ जोड़ते हैं तो पूरा क होता है, लेकिन क के जगह पर ग हो गया है। ठीक है ना। तो विकार हुआ कि नहीं हुआ, व्यंजन वर्ण में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी को हम बोलेंगे क्या, व्यंजन संधि। समधनसार बराबर होता है संसार। तो देखिए तो यहाँ म जो है अनुस्वार में परिवर्तन हो गया, तो ये व्यंजन वर्ण है कि नहीं है। तो व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न हो गया कि नहीं, यानी परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ परिवर्तन हो गया है ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, व्यंजन संधि। ठीक है। देखिए व्यंजन संधि से संबंधित कुछ नियम है, उन प्रमुख नियमों को हम जानेंगे। नियम क्या है, देखिए नियम में कहीं लिखा रहेगा झलाम जसवंते, कहीं लिखा रहेगा यरो अनुनासिके अनुनासिकवा, कहीं लिखा रहेगा मो अनुस्वार, कहीं लिखा रहेगा समसुटी। तो ये रूल है, नियम है। लेकिन ये जितना हम अभी नाम बोले, झलाम जसवंते, यरो अनुनासिके अनुनासिकवा, समसुटी, मो अनुस्वार, ये जितना हम बोल रहे हैं एक में मुख्य रूप से 3 गो बिंदु आपको सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा, व्यंजन संधि में 3 गो बात आप हमेशा दिमाग में लेकर चलना है। व्यंजन संधि में क्या होगा आपको कि कहीं
प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में चेंज होगा, तृतीय वर्ण में चेंज होगा। कहीं प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में चेंज होगा, पंचम वर्ण में चेंज होगा। आ कहीं बस ये दो एगो हम लोग पढ़ेंगे अनुस्वार और मनुस्वार, मनुस्वार यानी मो अनुस्वार। यही हमारा मुख्य रूल है। यदि दिमाग में है तो समझिए कि व्यंजन संधि में हम अच्छा पकड़ बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में चेंज होगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, ये प्रथम वर्ण है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण न है, यानी क वर्ग का ही प्रथम वर्ण है। कौन सी में बदल गया है? तृतीय वर्ण में बदल गया है। तो ये एगो रूल हो गया, और इसी रूल को हम बोलते हैं झलाम जसो अंते। क्या बोलते हैं हम? झलाम जसो अंते। देखिए कहीं आप चलेंगे तो प्रथम वर्ण जो होगा पंचम वर्ण में दिखाई देगा। कौन वर्ण में दिखाई देगा? पंचम वर्ण में दिखाई देगा। जैसे देखिए वाक धन मय, एक संधि विच्छेद संधि करेंगे तो वांगमय, वांगमय। तो बताइए तो यहाँ को कौन चीज में बदल गया है? पंचम वर्ण में बदल गया कि नहीं बदल गया? क वर्ग का पांचवा वर्ण अंग होता है, तो ये देखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं योरो अनुनासिके अनुनासिकवा, ठीक है। और अनुस्वार और मो अनुस्वार के विषय में कुछ हम बातें करेंगे। जैसे देखिए ये है आपका सोम धन सार, तो देखिए यहाँ अनुस्वार हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये अनुस्वार और मनुस्वार, इसके बारे में, यानी मुख्य रूप से हमारा को चीज है? तीन गो रूल है। व्यंजन संधि में आपको क्या दिखाई देगा? व्यंजन संधि में पहला वर्ग का, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, और किसी वर्ग का प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो यही हमारा होता है व्यंजन संधि, ठीक है। इसी को हम लोग थोड़ा नियम के माध्यम से जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब थोड़ा इसको नियमबद्ध तरीका से हम लोग समझते हैं। तो क्या हम बताएं? पहला हमारा नियम है, यानी व्यंजन संधि का पहला नियम हम पढ़ेंगे झलाम जसो अंते के रूप में। झलाम जसो अंते क्या कहता है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय या चतुर्थ, यानी किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, या य र ल उ रहे, या कोई अन्य स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण के उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। उसे ही हम बोलते हैं क्या? झलाम जसो अंते। नहीं समझ में आया? चलिए इसको लैंग्वेज के रूप में लिखिए। यदि किसी वर्ण के, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद, समझ रहे हो ना, प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, चतुर्थ वर्ण रहे, या य रहे, र रहे, ल रहे, या व रहे, या कोई स्वर वर्ण रहे, स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण के उसी वर्ग का क्या हो जाता है? तृतीय वर्ण हो जाता है, तृतीय वर्ण हो जाता है। इसे ही हम बोलते हैं दोस्तों झलाम जसो अंते। यथा यानी जैसे, जैसे दीक धन अम्बर,
तो दीक धन अंबर, तो देखिए ये किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, तो प्रथम वर्ण के बाद देखिए ये प्रथम वर्ण के बाद, तो देखिए ये प्रथम वर्ण के बाद, प्लस के इधर पर ध्यान देना है, ये प्रथम वर्ण के बाद क्या है, किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे या यर लव इसमें से रहे या कोनो स्वर वर्ण रहे, तो क्या है स्वर वर्ण है कि नहीं है। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा या यर लव या स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण के, तो प्रथम वर्ण माने है प्रथम वर्ण की बात कर रहा है, प्रथम वर्ण के उसी वर्ग का, तो कौन वर्ग का है, क वर्ग का है, तृतीय वर्ण हो जाता है। तो क वर्ग का तीसरा क्या होगा, क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, तो क ख ग घ अंग, तो एक तीसरा क्या है, ग है कि नहीं है। तो यही हमको ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा, दिगंबर, तो आधा क है तो आधा क का आधा ग होगा, आधा क्या होगा, ग होगा, लेकिन ये आधा क अ में जुटेगा तो ये पूरा क बन जाता, पूरा क बन जाता ना, तो क का भी क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो आधा ग आहेमा आधा ग में अ जोड़ देंगे तो पूरा ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसके जगह पर हो गया दिग, दिग हो गया ना, हई उतर जाएगा म बर, यानी दिगंबर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका, जैसे ही आपको दिमाग में रखना है। जैसे देखिए, और जैसे मान लीजिए कह रहा है ये दीक धन गज, दीक धन गज, तो बताइए, तो इसी रूल पर है ना, प्रथम वर्ण के बाद तीसरा वर्ण रहे या चौथा वर्ण रहे, तो बताइए तो ये तीसरा है कि नहीं है, क वर्ग का तीसरा है, रहे तो प्रथम वर्ण का, तो है ना प्रथम वर्ण है, तो हे करे तीसरा का होगा, हे करे तीसरा में कन्वर्ट, यानी तीसरा में विकार उत्पन्न में आ जाएगा, यानी परिवर्तन हो जाएगा। तो क का तीसरा क्या होगा, ग होगा, तो आधा क है तो क्या होगा, आधा ग होगा, क्या होगा, आधा ग होगा। हेजा ओ नहीं ना है कि पूरा ग कर देंगे, नहीं आई, बाकी जस का तस उतर जाएगा, तो हो गया दिगज। अब आपसे कोई पूछेगा कि क्या परिवर्तन हो रहा है, तो हेकरा में क का ग में परिवर्तन हुआ है, हेकरा में कौन चीज का परिवर्तन हुआ है, क का ग में परिवर्तन, हेकरा में कौन चीज कौना में परिवर्तन हुआ है, तो इहो क का ग में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब चलिए इसी तरह एक और उदाहरण बताइए, अच धन अंत, अच धन अंत, तो च का तीसरा, बस दिमाग में रखना है कि ई झलाम जसवंते वही रूल है जिसमें प्रथम वर्ण तीसरा वर्ण में कन्वर्ट होगा। तो च का तीसरा क्या होगा, च छ ज होगा, तो यानी अ, तो च का आधा ज होगा, आधा ज में अ जोड़ देंगे तो पूरा ज हो जाएगा, तो अजंत क्या हो जाएगा, अजंत, यानी एकरा में कौन चीज, च का ज में परिवर्तन हुआ है, ये आधा जो अगला अ से मिलके पूरा ज हो गया है। इसी तरह जगत धन ईस, तो जगत धन ईस, अब आप आसानी से बता सकते हैं क्या होगा, जल्दी बताइए, गुड, जगदीश, यानी जगदीश, ठीक है ना हो। जगत धन देखिए, तो त का स्वर वर्ण है ना जी, हमेशा देखिएगा हई रहेगा प्रथम वर्ण, कौनो वर्ग का होगा तो प्रथम वर्ण होगा, एकरा बाद वाला जो होगा या तो तीसरा होगा ना तो चौथा होगा, न तो यर ल व में से होगा कौनो, नहीं तो स्वर वर्ण वाला होगा, नहीं तो कौन वर्ण वाला होगा, स्वर वर्ण वाला होगा। तो आराम से इसमें बदल देना है। इसमें अब कहेगा कि तो कौन चीज में चेंज हो गया है, तो त थ द, यानी द में चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ झलाम जसो अंते, यानी पहला नियम हम पढ़ लिए, जिसमें आप इसको बोल सकते हैं प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। ये अगर ज़्यादा आपको भास्ट लग रहा होगा, भास्ट क्या है, संस्कृत व्याकरण में कुछ ये सूत्र याद नहीं रहेगा तो फिर हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में अंतर क्या रह जाएगा, ठीक है ना। इसलिए
इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। ठीक है, चलिए इसको आप उतारिए, तब तक हम दूसरा रूल लिखते हैं। दूसरा रूल हमारा है, ऊपर मिटाना पड़ेगा, हो मिटा देना। चलिए चलिए देखिए, दूसरा हमारा क्या रूल है, लिखे हैं योरो अनुनासिके अनुनासिकवा। ये जो आप देख रहे हैं ये आधा अ, हम लोग इसको आधा अ समझते हैं। क्या समझते हैं, आधा अ। आराम से बोलिए, योरो अनुनासिके अनुनासिकवा। योरो अनुनासिके अनुनासिकवा क्या कहता है, ये कहता है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए, प्रथम वर्ण के बाद क्या आना चाहिए, पंचम वर्ण आना चाहिए। ठीक है ना, तो एक पहले वाला क्या कहता था झलाम जसवंत, प्रथम वर्ण के बाद या तो तीसरा आए और नहीं तो चौथा आए और नहीं तो स्वर वर्ण आए, ये कहता था वो झलाम जसवंत। लेकिन योरो अनुनासिकी अनुनासिकवा कहता है प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आएगा तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं योरो अनुनासिके अनुनासिकवा। देखिए यहाँ प्रथम वर्ण के बाद कौनो वर्ग के प्रथम वर्ण है, क वर्ग का प्रथम वर्ण है तो वर्ग का प्रथम वर्ण है ना। तो ये प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण है, तो देखिए तो ये मैं पंचमे वर्ण न है, तो पवर का पंचम वर्ण, तवर का पंचम न है, पवर का पंचम म है, तो प्रथम वर्ण का यानी हेकार इसी वर्ग का पंचम वर्ण कर देंगे, इसी का पांचवा लिख देंगे, हमारा हो जाएगा योरो अनुनासिके अनुनासिकवा। तो क्या हम बोलेंगे, वा एक पांचवा क्या होगा, वांग, वांग क का पांचवा अंग होता है वांगमय, वांगमय यानी कौन किस में बदल रहा है, क का अंग में परिवर्तन होना, क का कावंची में अंग में परिवर्तन होना। वही तरह त का पांचवा क्या होगा, न होगा, आधा तो है तो आधा न होगा, उन्नति, ई त का कावंची में बदलना यानी त का परिवर्तन हो गया न में। यहाँ चलेंगे जगत धन नाथ क्या हो जाएगा, त का पांचवा क्या होगा, न होगा, आधा तो है तो आधा न, आइए नाथ, अच्छा ग छूट रहा है जी, जगन्नाथ, इसमें भी त का किस में, न में, त का न में। उसी तरह ये भी हो जाएगा आपका क्या, उन्मुख, क्या हो जाएगा, उन्मुख। एकदम आसान तो है, राटा मारिएगा दिक्कत हो जाएगा समझने में, इस तरह से समझिएगा, आराम से 2-3 नंबर आपका एग्जाम में आएगा, आप आसानी से करके आइएगा, हो जाएगा ना। इसका भी लैंग्वेज लिख दें, चलिए लिखिए, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण का यानी इसका बात कह रहा है, प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का माने हई जवना वर्ग का रहेगा उसी वर्ग का क्या हो जाता है, पंचम। इस तरह से भी पंचम लिखते हैं, ठीक है ना, इस तरह से पंचम हम लिख रहे हैं, असली संस्कृत वाला ये है, ये भी गलत नहीं है। तो उसी वर्ग का क्या हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है। तो ये हमारा 2 गो रूल हो गया खत्म, एगो और बच रहा है अनुस्वार मनुस्वार वाला। यह ना 3 गो मुख्य रूप से दिमाग में रखना है व्यंजन संधि में, कि प्रथम वर्ण तीसरा में कन्वर्ट होगा, यानी प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण में बदलना झलाम जसवंत था, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में बदलना योरो अनुनासिके अनुनासिकवा था, ठीक है ना। तो मेन 2 गो बहुत इंपॉर्टेंट है व्यंजन संधि का, और 2 गो और 2-3 गो इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जल्दी नोट कीजिए।
चलिए तीसरा क्या है, तीसरा है आपका मो अनुस्वार। क्या है, मो अनुस्वार। यानी 3 गो महत्वपूर्ण रूल था आपका व्यंजन संधि का, जिसमें पहला हमारा था प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना, झलाम जसवंते। दूसरा था प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में बदलना, यरो अनुनासिके अनुनासिक। और ये तीसरा हमारा है मो अनुस्वार। मो अनुस्वार क्या है, यदि म के बाद, तो म के बाद का मतलब समझिएगा हमेशा ये प्लस के बगल वाली की बात हो रहा है, प्लस के बगल वाला, ठीक है ना। तो म के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन वर्ण आ गया, यहाँ वर्ण की बात। शुरुआत में हम बता रहे थे कि वर्णमाला संस्कृत में 50 गो है, तो मैं अभी तक 8 गो छोड़कर बाकी सब बता दिया हूँ, ठीक है। जैसे बताया था कि स्वर वर्ण वाला अभी बताइए कर शुरुआत में 13, अस्पर्श व्यंजन वर्ण 25, ठीक है ना। एक वाली हम ये 33 और 13 जोड़ दिए थे, 33 और 13 क्या होता है 46, और 4 गो अयोग वाह वाला, तो 46 4 कितना 50। लेकिन क्या ये 25 और 13 ये 33, तो इसमें 8 गो बच रहा है ना, तो वहीं 8 हम छुपाए थे इसी सूत्र में समझाने के लिए। यानी अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण जो है 25 के बाद आएगा, जैसे य, र, ल, व, तलाबी स, मूर्धानी स, दांती स, आह, ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा कहलाता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। बोलने पर ऐसा लगता है कि अंदर की ओर जाता है, य, र, समझ रहे हो ना, इसलिए इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण। इसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वर्ण का मतलब क्या होता है, जिसको बोलने पर ऐसा लगता है ना कि अंदर का चीज ये बाहर ही जाता है। जैसे बोलिए षटकोण, समझ रहे हो ना, इसका जब आप उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगेगा ह, यानी ऊष्मा, यानी ऐसा लगेगा ना, इसको बोलने पर ऐसा लगता है कि बाहरी का चीज ये भीतर ही जाता है, और इसमें लगता है कि भीतरी का चीज ये बाहर ही जाता है। तो ये आपका होता है ऊष्म व्यंजन वर्ण, ये अंतस्थ व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, हई आपका होता है कावन चीज ऊष्म व्यंजन वर्ण। समझ रहे हो ना। तो ये टोटल 50 गो हो गया, शुरुआत में ही गिना दिए थे 50 गो, जिसमें से ये 6 गो 8 गो ये छोड़े थे। तो ये 8 गो क्या है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण या ऊष्म व्यंजन वर्ण। बताइए तो, यदि वर्ण की समझ यदि अच्छे से ना रहे तो क्या व्यंजन संधि हम समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए, मो अनुस्वार कहता क्या है, मो अनुस्वार कहता है कि यदि म के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन वर्ण हो, तो देखिए तो म के बाद ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण है य, ये स्वयं धन वर, वह क्या है आपका अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। ये सम धन हार ह क्या है आपका ऊष्म व्यंजन वर्ण है। तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण या ऊष्म व्यंजन वर्ण हो किसके बाद, म के बाद, ठीक है ना। तो म के स्थान पर, यानी हई म के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। एकदम आसान तो है, स आइए आपका अनुस्वार हो जाएगा। तो संयोग क्या हो गया, संयोग। अब ये स्वयं वर, ये संवाद, ये संहार, क्या हो जाएगा, संहार। कितना आसान है, मो अनुस्वार बस दिमाग में रहना। हाँ, अब ये दिमाग में हो ना है कि मो के बाद है ये यो है, वो है, वह है, हो है, ये क्या है, का जोड़े का ना जोड़े तो धोखा खा जाएंगे। दिमाग में रखना है कि ये अंतस्थ है या ऊष्म है। अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन वर्ण दिखाई दे रहा है तो तुरंत क्या कीजिए, म को अनुस्वार में बदल दीजिए। म को किस में बदल दीजिए, अनुस्वार में बदल दीजिए, यही ना अनुस्वार है। तो ये हो गया। हाँ, एक चीज और यहीं पर एक दे देता, यहीं पर दे देता समधनकार, तो बताइए तो, अब समधनकार दे दिए तो अब क्या कीजिएगा, अब एक में फंस जाइएगा। यहो समय के बाद है, एकरो में लास्ट में म है, म है, म है, म है, यहां भी म है, समधन कृति। अब बताइए तो, लेकिन हई दूगो आपका अलग रूल पर चलेगा। इस सम के बाद
ये ना तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण है और ना ही ऊष्म व्यंजन वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण अभी समझ लिए आप लोग। य र ल व तलाबी स मूर्धानी स दांती स ह, ये अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो ओकरा में से य से लगाई ह तक के पहले क्या है, यह है, ओकरा में कोनो नहीं है। तो ई क्या होगा, तो ये दिमाग में रखना है। एक एगो अलग सूत्र है, एक और सूत्र को कहते हैं समःश्रुति। का कहते हैं, समःश्रुति। इहो एगो सूत्र है। ये का है, तीसरा है ना, तो आप इसको चौथा के रूप में लिख लेंगे, नोट कर लीजिएगा। तो समःश्रुति क्या कहता है, समःश्रुति कहता है कि सम के बाद, यानी सम के बाद क्री धातु से उत्पन्न कोई शब्द हो। क्री धातु से है कि नहीं, क्री का मतलब क से शुरू हो। क्री का मतलब क्या हो, क से शुरू हो। तो हम इसका यदि लैंग्वेज आप लिखना चाहते समःश्रुति का, तो आप क्या लिख सकते हैं, यदि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो तो म का अनुस्वार होता है। तो म का अनुस्वार होता है और साथ ही इसके स्थान पर आधा स का आगमन हो जाता है। का हो जाता है, आगमन हो जाता है। इसे ही हम बोलते हैं क्या, समःश्रुति। इसे ही हम क्या बोलते हैं, समःश्रुति। तो सम के बाद यदि क्री धातु से आपको दिखाई देगा, तो यहाँ भी आपका स का अनुस्वारे करना है, लेकिन एक जगह पर स का आगमन कर देना है, आधा स लगा देना है। तो संस्कार क्या हो जाएगा, संस्कार। सम के बाद क्री धातु से है तो स का अनुस्वार होगा, लेकिन एक जगह पर आधा स हो जाएगा। ये संस्कृति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एकदम। जितना स्टार लगाओ परीक्षा के लिए उतना कम होगा आपके लिए। इसमें भी सम के बाद, इसमें भी सम के बाद अंतर क्या है, हेमा सम के बाद अंतस्थ या उसमें व्यंजन वर्ण है, और हेमा सम के बाद क्री धातु से उत्पन्न कोई शब्द है। ठीक है ना। तो ये हमारा 4 महत्वपूर्ण सूत्र था व्यंजन वर्ण व्यंजन संधि का, यानी ये 4 महत्वपूर्ण नियम, जिसमें पहला नियम था क्या, फिर से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला था प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। दूसरा हमारा नियम था प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में बदलना। तीसरा हम लोग पढ़े ये मो अनुस्वार। चौथा हो गया है आपका समःश्रुति। मो अनुस्वार और समःश्रुति में क्या अंतर है आप साफ देख रहे हैं। एकरा में सम के बाद अंतस्थ या उसमें व्यंजन वर्ण होता है, और एकरा में सम के बाद क्या होता है आपका, इसमें सम के बाद क्या होता है, इसमें सम के बाद क्री धातु से उत्पन्न कोई शब्द होता है। तो इसमें भी म का अनुस्वार होता है, इसमें भी म का अनुस्वार होता है, लेकिन अंतर बस इतना है कि हेमा केवल अनुस्वार होता है, बाकी उतर जाता है। हेमा अनुस्वार भी होता है, और जगहिया पर आधा स का आगमन भी हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, समःश्रुति। ठीक है। तो और भी 2-4 गो इसका नियम है, लेकिन उन सभी नियमों में सबसे महत्वपूर्ण यही 4 गो नियम है। इसलिए आप इन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से समझें, फिर से इसको रोक रोक कर वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और फिर से समझने का प्रयास करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यानी ये व्यंजन संधि में पढ़ाया, ये यदि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया तो कमेंट करके बताएं कि ये कितना आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, यदि ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है। धन्यवाद।